हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम अपनी क्रैश कोर्स की अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं कि अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। जैसे कि ईएमएफ इक्वेशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर रेशो जो है वो पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो आपका प्रतिरोध होता है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये सारी चीजें जैसे कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिघात, तुल्य प्रतिबाधा, उनकी इफिशियंसी किस तरीके से निकाली जाती है, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या कह रहा है कि थककर कभी नहीं बैठना, आपको लगातार मेहनत करते रहनी है। किसी बच्चे के 2 बार डीवी में जाके रह गया। एक बच्चा है जो अभी मैसेज कर रहा था कि सर मैं 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाला गया हूं। तो देखो, आपको हार के नहीं बैठना है, मंजिल जरूर मिलेगी, लगातार अपनी कोशिश जारी रखना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध, प्रतिघात, तथा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी कि रेसिस्टेंस, प्रतिघात रिएक्टेंस और इंपीडेंस। ठीक है, इसको किससे आर से दर्शाते हैं, इसको एस से, इसको जेड से। इतनी बात समझ आ जाएगी साथियों। देखिए अब ये क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध क्या है। हम जब ये इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या किया जाता है कि इसका भी कुछ प्रतिरोध होता है और इस वाइंडिंग का भी प्रतिरोध होता है। हम क्या करेंगे, इसको रेफर करेंगे। जैसे प्राइमरी को रेफर करने पर, यानी कि प्राइमरी को करेंगे तो सेकेंडरी का जो प्रतिरोध है वो हम प्राइमरी की तरफ लाके उसका प्रतिरोध निकालेंगे कि कितना प्रतिरोध है। यानी कि इन दोनों का अलग अलग प्रतिरोध ना निकाल के एक प्रतिरोध निकालना ही इनका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट आपका प्रतिरोध या इक्विवेलेंट आपका इक्विवेलेंट प्रतिरोध, इक्विवेलेंट प्रतिघात और इक्विवेलेंट इंपीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। यानी कि आप इन तीनों चीजों को एक साथ रेफर करेंगे, या तो आप प्राइमरी की तरफ करेंगे या आप सेकेंडरी की तरफ इनको रेफर करेंगे। जब आप प्राइमरी की तरफ रेफर करोगे, आपने एक चीज देखा होगा, इसमें एक चीज आती है कि प्राइमरी को रेफर करने पर, ठीक है, आपने कभी कोई पेशेंट होता है उसको क्या करेंगे, उनको तो फला हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, इस तरीके से प्राइमरी को रेफर करने पे, सेकेंडरी को रेफर करने पे, इस तरीके से। यानी कि प्राइमरी को जब रेफर करेंगे तो सेकेंडरी का प्रतिरोध हम इधर ऐड करेंगे, और जब इसको रेफर सेकेंडरी की तरफ करेंगे तो आप प्राइमरी का प्रतिरोध सेकेंडरी की तरफ निकाल के देखोगे। ठीक है साथियों,
चलो इनको कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला है सीधा सीधा, आप लोग एक बार वापस से रिवीजन कर लो क्योंकि अपनी रिवीजन क्लास है, इस तरीके से निकलता है, ये आप बाद में पढ़ते रहना। देखिए साथियों, सबसे पहले प्राइमरी को रेफर करने पर, ठीक है, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। सीधा फॉर्मूला किसको पता है, कोई बताएगा तुम में से? R0, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे हम, R01, इसका मतलब यह है प्राइमरी को रेफर करने पर आपका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 अपॉन K², ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो दूसरी लैंग्वेज में, R1 प्लस R1 डैश, ठीक है। इसके बाद में चूंकि R2 डैश बराबर R2 अपॉन K², आपको सीधा सीधा साथियों ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला पूछता है इसका, आप छोड़ो, इनकी कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दे देगा कि इनका कौन सा फॉर्मूला है। तो इसके फॉर्मूले कितने हो गए, 1 और 2। अब जो ये चीज रखी गई है, ये वैल्यू, ये क्यों रखी गई है, आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, पता चल गया, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में तुल्य प्रतिघात, या रिएक्टेंस, ठीक है। तुल्य प्रतिघात या रिएक्टेंस, यदि हमें तुल्य प्रतिघात निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, x01 बराबर आपका x1 प्लस x2 अपॉन K², ठीक है। इसका भी सेम है, आपका जो दूसरा है वो x1 प्लस आपका x2 डैश, ठीक है, ये 1 नहीं डैश है, ठीक है, यानी कि आपका x2 डैश बराबर क्या होगा, x2 अपॉन K², ठीक है साथियों। वही 3 फॉर्मूले हो गए आपके। अब यहीं पे आप निकाल सकते हो क्या, तुल्य प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा। देखिए साथियों, Z01 बराबर क्या होता है, Z का फॉर्मूला वही होता है, तो इसके अंदर भी R01 का स्क्वायर प्लस X01 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ ना आने वाली हो। मेरे हिसाब से आपकी सभी चीजें आपको समझ अच्छे से आ गई होंगी। तो चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी को रेफर करने पर, ठीक, सेकेंडरी को रेफर करने पर तुल्य प्रतिरोध, यानी कि R02 बराबर क्या होगा आपका R2 प्लस R1, ठीक है।
वहीं चूंकि R1 बराबर K² R, तो ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R1। ये एक छोटा सा इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है साथियों। इसके साथ ही आप ये अर्थ कर लो तुल्य प्रतिघात, तुल्य प्रतिघात, ठीक है। कैसे? इसके अंदर x02 है बराबर आपका x2 प्लस K² R1, सॉरी x आ जाएगा ना यहाँ पे, x दो, चूंकि x1 बराबर K² x1, तो x02 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1। इतना सा फॉर्मूला है इसका। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? इन दोनों चीजों को आपको अब मिला के इसका इंपीडेंस निकाल देना है। ठीक है, तुल्य प्रतिबाधा Z2 बराबर Z02, ठीक है। प्रतिरोध, ये सॉरी अंडर रूट, इसकी वैल्यू सीधी किसकी, R02 का स्क्वायर प्लस X02 का स्क्वायर। इतनी सी चीज है, इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा से समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। चले आगे। इसका एक क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग प्रतिरोध को 2 ओम है, तो उसको सेकेंडरी को रेफर करते हुए प्राइमरी प्रतिरोध होगा या प्राइमरी प्रतिरोध कितना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी को रेफर करने पर, ठीक है। अब आप इसके अंदर आप एक चीज देखना, ये कितना दे रखा है कि R1 पूछ रहा है ये, ठीक है। क्या पूछ रहा है, R1, तो R1 बराबर क्या था, K² R1, यही था। रखिए फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर, सॉरी इसके अंदर K नहीं दे रखा है ना, K की वैल्यू ये लिख लो आपकी 2 है, लिख लो K बराबर 2 हो, ठीक, ये लिख लो। 2 स्क्वायर लिख लो इंटू 2, यानी कि 4 गुणा 2 बराबर 8, ठीक है, 8 ओम। ये हानियां, ठीक है। हानियां साथियों कितने टाइप की होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, कॉपर लॉसेज और दूसरी है आयरन लॉसेज, ठीक है। कॉपर लॉसेज निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है I²R। अब यदि इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का अलग अलग निकालना है, तो उसके अंदर आप लिख लेना I1 का स्क्वायर R1 प्लस I2 का स्क्वायर R2, ठीक है।
नॉर्मली फॉर्मूला यही है, आपको कौन सी वाइंडिंग का निकालना है, दोनों का निकालना है, जैसे निकालना है आप निकाल सकते हो। ये कितनी है, दो टाइप की होती है। एक होती है कौन सी, आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेज, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी एडी करंट लॉसेज, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉसेज को आपको यदि निकालना है, इसका सीधा सा एक फॉर्मूला आता है नीटा, यानी कि हिस्टेरेसिस गुणांक बी मैक्सिमम, इसकी 1.6 पावर है गुना एफ वी, ठीक है, क्या है एफ वी वाट, इतना सा इसका एक फॉर्मूला है, क्या वाट, दिख रहा है सभी को। अब इसके अंदर एक तो क्या है साथियों, कोर का वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, चुंबकीय फ्लक्स, और आपका इसका क्या है घनत्व, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है, एडी करंट लॉसेज। एडी करंट लॉसेज निकालने का सूत्र सीधा सीधा है आपका बी मैक्सिमम का स्क्वायर टी स्क्वायर, और क्या है एफ स्क्वायर वी, ठीक है। इतना सा आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिसको अपन वाट के अंदर ही दर्शाते हैं, ठीक। इसके अंदर एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, वॉल्यूम, और ये क्या है कोर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे समझते हुए अपन देखते हैं, एक आता है इनका टेस्ट, ठीक है, यानी कि एक आता है ओपन सर्किट टेस्ट, और एक आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। दो चीज है। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए इसके जो ऊपर लोड नहीं लगाया जाएगा, इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफर लगाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप वाट मीटर लगाओगे और इसके ऊपर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के आप इसको ट्रांसफर करोगे। वहीं पे यदि आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें तो इसको एक मोटे से कॉपर वायर के साथ में बांध दिया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करने का क्या है कि आप इसके अंदर वोल्टेज बहुत ही लगभग 5% वोल्टेज प्रोवाइड करवाओगे, ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके अंदर आपकी करंट नहीं प्रवाहित होगी, इसलिए इसके अंदर जितने आएंगे आपका जो वाट मीटर दर्शाएगा वो सारी आयरन लॉसेज दर्शाएगा, इसके अंदर जितना आएगा फुल लोड में कॉपर लॉसेज को दर्शाएगा, ठीक है साथियों। ये एक छोटा छोटा से टेस्ट है, आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आयरन लॉसेज को पता करने के लिए, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉसेज का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब साथियों इसकी आती है एक आप दक्षता, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता। आप ट्रांसफॉर्मर की निकाल रहे हो तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, किलोवाट पावर बटा केवीए गुणा 100,
ये इसकी आपको दक्षता निकालनी, 24 घंटे की निकालनी है, तो आप इनको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपकी 24 घंटे की आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आती है कि एक उच्चतम दक्षता, उच्चतम दक्षता की शर्त। देखिए साथियों, उच्चतम दक्षता की जो शर्त है वो आप क्या होगी कि जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो ये इसकी उच्चतम दक्षता होगी। जैसे कि कॉपर लॉसेज बराबर आयरन लॉसेज, और ये भी आपका फुल लोड पे होना चाहिए। कि फुल लोड पर कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज बराबर है तो इसकी उच्चतम दक्षता आपको प्राप्त हो जाएगी। उच्चतम दक्षता कितनी होती है इसकी? 95 से 98%। कल भी बताया था मैंने ये चीज। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन की वैरायटी किस तरीके की बनती है साथियों, इसी का, यानी कि आपका जो इसकी लोड को कम करके इसकी तुलना में कितना आपका लॉसेज होगा, ठीक है, किस शर्त पे? देखो फुल लोड की तुलना में, फुल लोड की तुलना में सर, यदि आपसे मान लो निकाल लिया जाए 20% का बोल दिया जाए, ठीक है, 20% का निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों, 1/x का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉसेज, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि आपका 1/x है ना, 1/x क्या कहलाएगा, यानी कि आपका जितना है 1%, 20% लोड मान लो, जैसे कि 20% लोड है तो 20% गुणा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20% है ना, तो 1/5। तो इसका जो आपका होगा वो क्या होगा 1/x क्या होगा, जैसे कि 20% का निकालना 20/100 यानी कि 1/5, तो ये x है, ये 1/5वां हिस्सा है, तो आपको 1/5वें हिस्से का निकालना है, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन निकालते हैं, फिर समझ आ जाएगा। किसी ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड कॉपर लॉसेज 1000 वाट है तो 50% लॉस पर कॉपर हानियां कितनी होंगी, ठीक है साथियों। ध्यान से देखना, कॉपर लॉसेज ही दे रखा है और कॉपर लॉसेज ही पूछ रहा है, तो 50% है, 50% कितना होता है 1/2, ठीक है। करें 1/2 का स्क्वायर गुणा फुल लोड कॉपर लॉसेज 1000, यानी कि 1/4 गुणा 1000, 25, तो कितना आ जाएगा 25 का 100 यानी कि 250 वाट। चले आगे। चल, किसी ट्रांसफॉर्मर में फुल लोड पर लौह हानियां 2000 वाट है तो 1/4 लोड पर ताम्र हानियां कितनी
होंगी या क्या होंगी। ठीक है, लो हानियां दे रखा है फुल लोड पे और ताम्र हानियां पूछ रहा है। तो ताम्र हानियां ज्ञात करने के लिए फुल लोड पर आयरन लॉसेज बराबर कॉपर लॉसेज बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/4 है, सिंपल सा 1/4 का स्क्वायर गुना 2000 कर दो। 1/16 गुना 2000 500 250 125। ठीक है साथियों, चलो अगला देख लो। किसी ट्रांसफॉर्मर में 1/2 लोड पर ताम्र हानियां 500 वाट है, तो फुल लोड पर आयरन लॉसेज कितना होगा। साथियों 1/2 लोड पर ताम्र हानियां दे रखी हैं, यानी कि अपना कितना है 500 बराबर 1/2 का स्क्वायर गुना x। ठीक, अब देखना x ज्ञात करना है अपन को। 500 दे रखा है, यानी कि कितना लोड पे कितनी हानियां हो रही है ये दे रखा है। तो 500 बराबर 1/4 गुना x, इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो गया आपका 2000 वाट। ठीक है, ये फुल लोड पर आपकी कॉपर लॉसेज आ गई। फुल लोड कॉपर लॉस, और मैंने आपको अभी बताया था कि कॉपर लॉसेज बराबर आयरन लॉसेज, तो क्या हो जाएगा आपका 2000 वाट आयरन लॉसेज। ठीक है, चलो किसी 10 केवी ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लोड 9000 वाट कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था कि किसी के अंदर कितना आप आउटपुट दे रहे हो, कितना आपको इनपुट दिया जा रहा है, इनका रेशियो ही क्या कहलाएगा आपका दक्षता। तो दक्षता बराबर क्या था, किलोवाट पावर बटा केवीए गुणा 100। किलोवाट कितने हैं, वाट कितने हैं अपने 9000, यानी कि देखो ये किलोवाट है या फिर वाट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9000 है बटा 10,000। अब जैसे आपने को 10 केवी दे रखा है, तो ये भी तो 9 किलोवाट हो गया। ठीक है, 9 किलोवाट, ऐसे ही कर सकते हो 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि 0.9। अब यदि इसको हम परसेंट में निकालना चाहें तो इसकी दक्षता परसेंट में निकलती है, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 90%। ठीक है साथियों, 90% दक्षता। ये आपके बहुत ही आसान सवाल आएंगे ट्रांसफॉर्मर में से, लेकिन साथियों इन्हीं के अंदर आप लोग घूम जाते हो, ये आप लोगों की समझ से बाहर हो जाते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। कृपया इनको बार बार में पढ़ के जाएं। ये ट्रांसफॉर्मर से पिछली बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली किसमें से पूछा ज्यादा गया था आपका, इस वाले टॉपिक में से, इस वाले टॉपिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको प्राइमरी को रेफर करने पे इतना है, तो आप इसको फॉर्मूले को रट के जाना है। क्या R01 बराबर R1 प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर। तो ये क्या होगा, R2 का डैश जो है वो क्या होगा R2 अपॉन के स्क्वायर होता है। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं R2 का डैश। ठीक है, ऐसे ही आप आगे इसको देख सकते हो। ये रिएक्टेंस का भी वही सेम फॉर्मूला है, इम्पीडेंस का तो कोई अलग है ही नहीं। इम्पीडेंस यहाँ पे भी सेम है, प्रतिरोध वाले में भी सेम था। आप जब वो एसी सर्किट पढ़ रहे थे वहां पे भी सेम ही फॉर्मूला था, बस इसके अंदर 1 और 2 लग जाएगा। वहां पे जब आप सेकेंडरी को रेफर करोगे तो यहाँ पे क्या है 1 है, वहां पे 2 आ जाएगा। इतना सा
आपको याद रखना है। ठीक है, इन 3-4 चीजों को थोड़ा अच्छे से देख जाना। बाकी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो कर देना, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।